नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। देश में सबसे बड़े चुनावी इम्तिहान, जहां पर 2024 के लोकसभा चुनाव के पहले 5 राज्यों में चुनाव हो रहा है, उसमें चौथा राज्य आज राजस्थान, जहां पर वोटिंग अब अपने अंतिम कगार पर पहुंच रही है। अभी तेलंगाना जरूर बाकी है, लेकिन जो सबसे बड़े बड़े एग्जामिनेशन पेपर्स थे तमाम चुनावी पार्टियों के लिए, राजनीतिक पार्टियों के लिए, उसमें मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और अब राजस्थान में भी मामला समाप्त होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब से 1 घंटे बाद वोटिंग थम जाएगी। लेकिन राजस्थान का ये रण है क्या? राजस्थान में पूरी लड़ाई इस बात को लेकर है कि अशोक गहलोत कहते हैं कि राज खत्म नहीं होगा, रिवाज बदलेगा। रिवाज क्या है राजस्थान का? पिछले 30 वर्षों से यहां पर कोई भी सत्ता में वापसी नहीं कर पाया है। हमेशा यहां की जनता ने दूसरी पार्टी को मौका दे दिया है, यानी सत्ता से मुख्यमंत्री को बेदखल किया है। अशोक गहलोत ये दम भर रहे हैं कि इस बार ऐसा नहीं होगा। वहीं वसुंधरा राजे सीएम फेस तो नहीं है बीजेपी की तरफ से। पीएम ने कहा है कि हमारी तरफ से उम्मीदवार अगर कोई है तो वो कमल छाप है। बहरहाल सीएम जो भी बने, बहुत सारे केंद्रीय चेहरे हैं जो यहां पर उतारे गए हैं। इस बार राजस्थान के इस रण में किसका चलेगा दम? इससे पहले कि हम चर्चा की शुरुआत करें, राखी राठौड़ बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आलोक शर्मा प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के, विजय विद्रोही हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार राजस्थान पर नजर रखते हैं, वो जुड़ रहे हैं, विनोद अग्निहोत्री हमारे साथ जुड़ रहे हैं। लेकिन इससे पहले कि हम चर्चा की शुरुआत करें, ये रिपोर्ट। राजस्थान में बम्पर वोटिंग और अपने अपने जीत के दावे। आज मतदान का दिन है, लोकतंत्र का पर्व है। सब लोग जाके अपने वोट को कास्ट करें और जो जनता का निर्णय होता है वो सही निर्णय होता है। मैं समझता हूँ उस पब्लिक से ज्यादा समझदार और संजीदा कोई नहीं है, ना नेता ना पत्रकार। तो पब्लिक को छोड़ देना चाहिए। पब्लिक मुझे लगता है कि पिछले 5 साल के कार्यकाल को देखेगी और भाजपा और कांग्रेस की वर्किंग को, नेताओं के आचरण को, और उस पर अपना आकलन करके मतदान करेगी। इसलिए मुझे पूरा विश्वास है कि इस बार की सारी स्टेट्स में कांग्रेस जीत रही है, राजस्थान में हम जीत कर जाएंगे। देखिए, पिछले 5 साल राजस्थान का जो बेहाल हुआ वो इसी वजह से तो हुआ कि जिसके पास साधन आ रहे हैं वो साधन तो नीचे लगा ही नहीं रहे, वो तो लूट मचा रखी है। ये बहुत ही क्रूशल एक सरकार हो जाती है, लिंक हो जाती है। केंद्र सरकार और जनता के बीच का जो बहुत महत्वपूर्ण लिंक है वो है राज्य की सरकार। अब उसमें यहाँ पर काम करने का अवसर मिलेगा। जैसे मैं कह रहा हूँ, जीत निश्चित है, प्रचंड जीत है राजस्थान के अंदर। सुबह से ही वोट डालने के लिए दिग्गजों का तांता लग गया। वसुंधरा राजे, सचिन पायलट, गजेंद्र सिंह शेखावत, गौरव वल्लभ, दिया कुमारी जैसे नेताओं ने वोट डाले। जैसे जैसे वोटिंग का वक्त बीत रहा है, जुबान भी तीखी हो रही है। आज कैबिनेट 25-30 मीटिंग कर रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर कर रहे हैं, गृह मंत्री पड़ाव डाल रहे हैं, केंद्रीय मंत्रिमंडल की तो लाइन लगी हुई थी मंत्रियों की, और 5-7 राज्य मुख्यमंत्री आ गए, क्योंकि सब चाहते हैं कि हमला बोला मेरे ऊपर, मेरी गवर्नमेंट पर, इसलिए कि मेरी सरकार गिरा नहीं पाए लोग। ये मध्य प्रदेश में कामयाब हो गए, महाराष्ट्र में हो गए, कर्नाटक में हो गए, हॉर्स ट्रेडिंग करके, कोई के 25 करोड़, 30 करोड़, 35 करोड़, पता नहीं क्या क्या। कांग्रेस पार्टी जो दूसरों पर इल्जाम लगा रही है, कल सीपी जोशी जी का इंटरव्यू में देख रहा था और परसों सचिन पायलट साहब का, कि चेहरे को तो चुनाव के बाद में, विधायकों की सहमति के बाद में आलाकमान तय करेगा। अब पहले अपने प्रश्न का जवाब दें, अपने घर की हकीकत को जानें, उसके बाद दूसरों पर टिप्पणी करें। हमने तो कहा है कि हमारा चेहरा नरेंद्र मोदी। जिस पार्टी के पास में दुनिया का सबसे लोकप्रिय चेहरा हो, दुनिया का सबसे विश्वसनीय चेहरा हो, एक ऐसा चेहरा जिसको देश का गरीब अपना अभिभावक मानता है। इस बार राजस्थान चुनाव में इन मुद्दों का बोलबाला रहा। हिंदुत्व के मुद्दे में कन्हैया लाल की हत्या, हिंदू त्योहारों पर पत्थरबाजी, धमाके के आरोपियों का बरी होना, पीएफआई के जुलूस पर खूब चर्चा हुई। इस बार के चुनाव में सत्ता विरोधी लहर पर बीजेपी सवार है। बीजेपी ने पेपर लीक मामला, गहलोत सरकार में बेरोजगारी और महंगाई का मुद्दा भी उछाल दिया। वहीं कांग्रेस ने गहलोत सरकार के काम गिनाए। गहलोत सरकार के स्वास्थ्य, शिक्षा और विकास के मुद्दे को जनता तक पहुंचाने की कोशिश की। लेकिन जब वोटिंग का वक्त आया तो कई जगहों से हिंसा की खबर भी आई। इस बार जमकर ध्रुवीकरण की भी खबर है। बड़ी संख्या में लोग घरों से वोट डालने के लिए निकल रहे हैं। शाम तक कतारें लंबी लंबी लगी हुई है। चाहे आदिवासी इलाका हो या फिर जयपुर जैसा शहरी इलाका, हर इलाके में लोग
बड़ी संख्या में घरों से बाहर निकल रहे हैं वोट डालने के लिए। क्या वजह है इसकी पता नहीं, मगर जिस तरह से लोग निकल रहे हैं, निश्चित रूप से इस बार कहा जा रहा है कि राजस्थान में वोटिंग का पिछला सारा रिकॉर्ड टूट सकता है। राजस्थान की 199 विधानसभा सीटों पर वोटिंग हो रही है। उम्मीद है इस बार वोटिंग पुराने सारे रिकॉर्ड ध्वस्त कर देगी। हालांकि पिछले 3 विधानसभा चुनाव के वोटिंग पैटर्न को देखें तो राजस्थान में हमेशा से बम्पर वोटिंग होती रही है। 2008 में 66.25% वोटिंग हुई, 2013 में 75.04% वोटिंग हुई, 2018 में 74.06% वोटिंग हुई। राजस्थान में वोटिंग के चंद मिनट भले ही बाकी हैं, लेकिन फैसला 3 दिसंबर को होगा, जब वोटों की गिनती होगी। तब तक कयासों का बाजार गर्म हो, दावे वादे को लेकर तनातनी है। अशोक सिंघल, मौसमी सिंह, शरद कुमार के साथ आज तक ब्यूरो। अब आइए आपको बता देते हैं शाम 3 बजे तक का वोटिंग परसेंटेज 55.63। हालांकि पिछली बार की अगर आप देखें वोटिंग परसेंटेज को 73 के बीच में रहा था। इस बार वोटिंग परसेंटेज कहां तक पहुंचता है? अगर आप राजस्थान में हैं जरूर अपना वोट डालने के लिए जाइए, क्योंकि ये लोकतंत्र में आपकी सबसे बड़ी ताकत है। अभी है मतलब 3 बजे तक के आंकड़े अगर आए हैं 55.63%, तो 3 से 6 बजे 3 घंटे का वक्त है जिसके आंकड़े आएंगे। अभी 1 घंटा और है वोटिंग में बचा हुआ। 6 बजे तक राजस्थान की जनता वोट कर सकती है। इस बीच आइए देखते हैं कि क्या कतारें रफ्तार पकड़ रही है शाम के इस पहर में। कई लोग अपने काम में इधर उधर जाते हैं, शाम में निकलना चाहते हैं वोट करने के लिए। हिमांशु हमारे साथ जुड़े हुए हैं झालरापाटन से और शरद हमारे साथ जयपुर से बने हुए हैं। जयपुर से शरद, आप ये बताइए कि ग्राउंड रिपोर्ट एक तो क्या कह रही है, महिलाएं कितनी फीसदी निकली हैं, कितना पुरुष निकले हैं, वोटिंग परसेंटेज क्या 3 बजे के बाद तेज रफ्तार पकड़ती हुई दिखाई दे रही है? अशोक सिंघल भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं जोधपुर से, उनके पास बाद में चलेंगे। पहले शरद, क्या कह रही है पूरी ग्राउंड रिपोर्ट राजस्थान की? अंजना, बहुत तेज वोटिंग हो रही है। लोग जिस तरह से आप 3 बजे की बता रही थी, 4 बजे तक 65% के आसपास मतदान जो हो गए थे कई जिलों में, और कहा जा रहा है कि राजस्थान में करीब करीब 62% मतदान हो गए थे। तो आप समझिए कि अभी आंकड़ा बढ़ता है जो फाइनल आता है। तो आपको एक बार दिखाना चाहेंगे गेट के अंदर से, जहां मैं वोट देने के लिए आया हूं। मैं और मैं घर वाले करीब 1 घंटे से लाइन में लगे हुए हैं और ये कतारें हैं। आप देखिए यहाँ पर महिलाओं की कतार अलग है, पुरुषों की कतार अलग है, और यहाँ पर कतारें लगी हुई है, लेकिन लोग डटे हुए हैं। कई लोग कह रहे हैं कि सुबह 11 बजे से हम आके 3-3 बार लौट आए हैं। तो ये स्थिति है यहाँ पर वोटिंग की। लोगों में एक उत्साह है, खास करके महिलाओं में भारी उत्साह है वोट डालने के लिए। मगर क्या राजस्थान के लोग चौंकाने जा रहे हैं क्या, जो इतना उत्साही होकर वोट डाल रहे हैं? और देखिए, जो हम लोग बात कर रहे थे अंजना सुबह ध्रुवीकरण को लेकर, तिजारा में सारे रिकॉर्ड टूट गए हैं। 4 बजे तक 70% से ज्यादा मतदान हो गया है, जो पोस्टर बॉय थे हिंदुत्व के बालकनाथ के यहाँ। और मैं चारदीवारी में घूम रहा था, वहां तो ऐसा लग रहा है कि ध्रुवीकरण को लेकर कंपटीशन हो रहा था कि कहां पर ज्यादा वोटिंग हो सके। आप देखिए, अगर धौलपुर की देख लीजिए या फिर आप अलवर की देख लीजिए वोटिंग प्रतिशत, तो ध्रुवीकरण से इंकार नहीं किया जा सकता। फतेहपुर में जहां पर अल्पसंख्यक उम्मीदवार खड़े हैं कांग्रेस के, और वहां हिंदुत्व के नारे को लेकर बीजेपी जा रही है, वहां टकराव की स्थिति आ रही है। रामगढ़ में देखिए आप, उसके बाद तिजारा देख लीजिए, फिर फतेहपुर देख लीजिए। तो कहीं न कहीं जो हम लोग बात कल से कर रहे थे कि ये ध्रुवीकरण जो है जमीन पर दिखाई दे रहा है, और उसका असर है ये क्या है पता नहीं, मगर दोनों तरफ से तैयारियां भी खूब है। इस बार मैं देख रहा हूं कि कांग्रेस की तरफ से ऑटो रिक्शा लगा है, शहरों में ई रिक्शा लगा है, बीजेपी की तरफ से मोटरसाइकिल है, गाड़ियां हैं। बूथ पर पहुंचाने का सिलसिला जारी है। अभी मुझे लग रहा है कि अभी 1 घंटे से कम का समय बाकी है, मगर फिर भी लोग आए जा रहे हैं इस बूथ पर अभी भी। जी अंजना। ठीक है अशोक, जोधपुर से क्या ग्राउंड रिपोर्ट है? जयपुर में हवा महल के सामने हम हैं। अब किसकी बातें और दावे हवा हवाई होंगे? आज जनता ने उस पर मुहर लगा दी है। जोधपुर में किस तरह से लोग वोट डालते हुए दिखाई दे रहे हैं? अंजना, सुबह से कतारें लगी हुई हैं। हालांकि दिन में थोड़ा कम हुआ था क्योंकि खाना बनाने का समय होता है, महिलाएं कम थी, लेकिन सुबह सुबह देखा बहुत ज्यादा महिलाएं थी। और अभी देखिए पीछे कतारें कैसी लगी हुई हैं। 1 घंटे का समय अंजना बचा हुआ है, पुरुष भी है, उससे आगे महिलाएं की लंबी लंबी कतारें। और देख रहा हूं कि सुबह से अंजना लगातार महिलाओं में काफी उत्साह है। बुजुर्ग महिलाएं जो चल नहीं पा रही थी, व्हील चेयर में आई, पकड़ के उनको लाया जा रहा था, लेकिन वोट डालने यहाँ पर आ रही थी।
फर्स्ट टाइम वोटर्स काफी आ रहे थे और अलग अलग जब उनसे बात की जा रही थी उनमें उत्साह था फर्स्ट टाइम वोटर्स में कि पहली बार वो वोट डालने जा रहे हैं और अपने मुद्दे थे उनके। कोई पेपर लीक की बात कर रहा था, कोई रोजगार की बात कर रहा था, तो अलग अलग कंसर्न्स थे उन महिलाओं के, महिला सशक्तिकरण सुरक्षा की बात की जा रही थी। लेकिन सबसे अगर बात की जाए पोलिंग को लेकर के, सुबह से कहीं भी खाली नजर नहीं आया। जोधपुर में अगर शहर की बात की जाए लगातार लोग आए जा रहे हैं, जैसे कि मतलब एक से एक बढ़कर महिलाएं, पुरुष और फर्स्ट टाइम वोटर काफी उत्साह देखा गया और लंबी लंबी लाइनें दिखाई दे रही हैं वोट को लेकर के। जैसे शरद भी बता रहे थे पिछली बार से ज्यादा पोलिंग प्रतिशत होता नजर आ रहा है, क्योंकि अभी 3 बजे तक के आंकड़े हैं और 3 घंटे का या 4 बजे तक शरद बता रहे थे 62% वोट के करीब हुआ है। अब ज्यादा उम्मीद की जा रही है कि पिछले आखिरी के 2 घंटे में, क्योंकि लोग घरों से निकलते हैं शाम को, जब लास्ट टाइम होता है पोलिंग का तो काफी तादाद में लोग घरों से वोट डालने के लिए आते हैं, तो काफी उम्मीद की जा रही है कि यहाँ पर और ज्यादा लोग यहाँ पे आएंगे क्योंकि 1 घंटे का समय बचा है। अंजना, ठीक है। हिमांशु, आप इस पूरी स्क्रिप्ट में जहां पर सबसे ज्यादा सस्पेंस छिपा हुआ है, आप झालरापाटन में वसुंधरा का चेहरा तो नहीं प्रोजेक्ट किया गया है, लेकिन वो भी एक ताकतवर बीजेपी नेता है राजस्थान में। वहां से और आसपास से जो भी आपके सोर्स बता रहे हैं ट्रेंड को लेकर, वोटिंग परसेंटेज को लेकर, महिलाओं के आगे आने को लेकर, किस तरफ इशारा है? देखिए बिल्कुल अंजना, मैं जिस पोलिंग बूथ पे हूं यहाँ 1454 वोट हैं और अभी तक 1017 वोट जो हैं वो हो चुके हैं। तो ये बताता है कि लगभग 72% के करीब जो है मतदान हो चुका है और अभी भी जो यहाँ पे बीएलओ हैं उनको उम्मीद है कि 1100 से ज्यादा मतदाता जो है यहाँ पे वोट कर लेंगे और उनको उम्मीद है शाम को जब लोग खेतों से लौट कर आएंगे तो यहाँ पर वोट करेंगे। हाँ, ये बात जरूर है कि वसुंधरा राजे एक बड़ी फैक्टर है भारतीय जनता पार्टी राजस्थान के लिए और ये माना जा सकता है कि उन्हें भले ही मुख्यमंत्री के तौर पर प्रोजेक्ट नहीं किया गया है, लेकिन उनकी लीडरशिप को इग्नोर करके भी नहीं चला जा सकता है राजस्थान की राजनीति में, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास कई नेता हैं और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने ये कोशिश भी की कि वसुंधरा राजे को अगर मुख्यमंत्री के तौर पर प्रोजेक्ट नहीं किया जा रहा है तो 7 सांसदों को उन्होंने चुनाव लड़वाया, जिसमें राजवर्धन राठौर हैं, दिया कुमारी हैं, बाबा बालकनाथ हैं, देवजी पटेल हैं, किरोड़ीलाल मीना हैं, भागीरथ चौधरी हैं। तमाम वो लोग हैं जिनको चुनाव लड़वाया गया है ये कह के कि देखिए आप चुनाव में जाइए और भारतीय जनता पार्टी के लिए एक तरीके से नया परसेप्शन तैयार कीजिए। वसुंधरा राजे को लेकर पार्टी के अंदर भी कई बार नाराजगी जो है देखने को मिलती रही है। इसी को ध्यान में रखते हुए पार्टी ने एक नई स्ट्रेटेजी बनाई और इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह भी कहा कि आप सिर्फ ध्यान रखिए कमल निशान भारतीय जनता पार्टी का, और इसीलिए बीजेपी मानकर चलती है कि जो उनके सबसे बड़े नेता हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वो सबसे बड़े जो है वोट लेने वाले नेता हैं, उनकी तरफ वोटर्स जो ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं। इसीलिए यहां पर चेहरे को पीछे किया गया और ना सिर्फ राजस्थान में, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में भी चेहरे को जो है वो पीछे किया गया था और यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी के हर नेता को लगता है कि वो मुख्यमंत्री बन सकता है, चाहे वो बाबा बालकनाथ हो, गजेंद्र सिंह शेखावत हो, ओम बिरला हो, वसुंधरा राजे हो, अर्जुन मेघवाल हो, दिया कुमारी हो, ये सब मानकर चलते हैं कि कहीं ना कहीं इनकी लॉटरी निकल सकती है। बिल्कुल लॉटरी निकल सकती है और ऐसा हमेशा हुआ है जहां चेहरे प्रोजेक्ट नहीं किए गए भारतीय जनता पार्टी ने, वहां ऐसे चेहरे की बहुत बड़ा है इसकी उम्मीद हिमांशु उनको भी नहीं रही है। बिल्कुल सरप्राइज एलिमेंट रहता है, रिस्क बहुत बड़ा लिया है में हमेशा सरप्राइज एलिमेंट रहता है, लेकिन सब्जेक्ट टू इफ, और वो इफ है कि क्या बीजेपी जीतेगी। आलोक जी, मैं आपके साथ आज शुरुआत करना चाहती हूं क्योंकि यहाँ पर आपकी सरकार है राजस्थान में और इसीलिए मेरा पहला प्रश्न आपसे यही है। अब बहुत हाई वोटिंग परसेंटेज और जोश दिख रहा है, 2 बातें, ध्रुवीकरण होता हुआ दिख रहा है, ऐसा इशारा शरद अपनी बातों से कर रहे हैं और जो चूंकि वो हमारे यहाँ के ब्यूरो हेड है उनको तमाम जानकारियां अलग अलग जगहों से आ रही है। दूसरी तरफ जब इतनी भारी तादाद में लोग निकलते हैं वोट करने के लिए तो उसको एंटी इनकम्बेंसी यानी मौजूदा सरकार से नाराजगी, जो कि यहाँ की रिवाज है राजस्थान का, उसकी झलक भी देखी जाती है। दोनों पर आपका जवाब आलोक जी। इस बार भी 74-75% के करीब वोट परसेंटेज रहा था और जैसे जैसे वोटर कार्ड को आधार कार्ड से लिंक किया गया है उसके बाद जो टोटल डुप्लीकेट वोट्स है वो भी कम हुए हैं, उसका भी फर्क कम से कम 1-1.5% हर राज्य में पड़ रहा है। तो मैं इसको बहुत ज्यादा परसेंटेज, हाई परसेंटेज अभी नहीं मानता हूँ। फाइनल आंकड़े आएंगे, मुझे लगता है 75% के आसपास ही इस बार भी वोट परसेंटेज रहेगा
और इस बार मैंने भी देखा, आप भी पूरा राजस्थान में रही, कहीं पर भी किसी भी रूप में सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्पेंसी या गहलोत जी के खिलाफ एंटी इनकम्पेंसी कहीं पर नजर नहीं आई है, बल्कि कहीं ना कहीं प्रो एंड जो माहौल है वो कांग्रेस के पक्ष में रहा है। और यही कारण है कि बीजेपी कुछ दिनों से, आप भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं, हिमांशु और शरद जी भी बता रहे हैं कि ध्रुवीकरण किया गया है। बीजेपी के पास जब कोई हथियार नहीं बचा तो वो ध्रुवीकरण की तरफ चल पड़ी थी। तमाम उनकी सोशल मीडिया की पोस्ट देखिए, तमाम उनके भाषण देखिए, मोदी जी का कन्हैया लाल को लेकर आना, और तमाम आप जितने भी लीडर्स बाहर से गए, चाहे वो मुख्यमंत्री थे, चाहे योगी आदित्यनाथ थे, चाहे वो आसाम के मुख्यमंत्री थे, चाहे उनसे अपने राज्य नहीं संभल रहे हैं, लेकिन यहाँ पर आकर कहीं ना कहीं ध्रुवीकरण का काम किया। लेकिन राजस्थान की जनता, हमें पूरा भरोसा है कि इस ध्रुवीकरण को नकार देगी, और ध्रुवीकरण का उतना प्रभाव जितना बीजेपी सोच रही है उतना नहीं होगा। हमारी जो नीतियां थी, हमारी जो योजनाएं थी, और जो हमारा घोषणा पत्र है, हमारी जो चिरंजीवी योजना है, तमाम जो चीजें हमने मैनिफेस्टो में कही, जनता ने उस पर भरोसा किया, और कांग्रेस पार्टी हर हाल में रिपीट करने जा रही है। अब 13 मिनट 5:13 हो रहे हैं, तो अभी भी है लगभग 48 मिनट है, 47 मिनट। राखी राठौर जी 2 आरोप लगा रहे हैं। एक तो ध्रुवीकरण, आप लोगों ने कन्हैया लाल से लेकर ऐसे तमाम मुद्दे उछालने की कोशिश की जिसमें ध्रुवीकरण हो, हिंदू वोट्स का कंसोलिडेशन हो, जो मुस्लिम वोट है वो अगर जाना है तो कांग्रेस की तरफ जाए, बाकी सारे इस तरफ आए। तो दूसरा प्रश्न आपसे यह है कि एक तो आपकी ध्रुवीकरण की कोशिशों पर वो हमला कर रहे हैं, और दूसरा वो कह रहे हैं कि एंटी इनकम्बेंसी, यानी गहलोत सरकार के खिलाफ ऐसा गुस्सा, मतलब एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर बहुत बड़ा दिखा नहीं, ये वो मान रहे हैं। देखिए अंजना जी, मानने के लिए कुछ भी माने, लेकिन गहलोत साहब ने 2 बार पहले भी राजस्थान जो है हमारे प्रदेश का जो है मुख्यमंत्री जो है पद संभाला है, और उसके बाद हमने देखा कि 2013 में तो सिर्फ 21 सीटों पर कांग्रेस पार्टी आके सिमटी थी, और इसीलिए एंटी इनकम्बेंसी की बात अगर मैं कहूं, और जो आपने कहा कि इनकी बहुत सारी योजनाएं, मैं तो कहना चाहती हूं कि सबसे पहले कांग्रेस पार्टी जनता को समझाने से पहले दिव्या मदेरणा जी को समझा देती कि यहाँ पर महिलाएं जो है सुरक्षित है, वो भरत सिंह कुंदनपुर को समझा देती हैं कि यहाँ भ्रष्टाचार नहीं है, वो समझा देती है खिलाड़ी लाल बैरवा को कि दलित जो है यहाँ पर उनके प्रति जो है भेदभाव वाला रवैया नहीं रखा जाता, वो समझा दी थी सचिन पायलट जी को जिन्होंने जन संघर्ष यात्रा के माध्यम से पेपर लीक के लिए आवाज उठाई थी, वो समझा देते अशोक चांदना को जिन्होंने कहा कि ब्यूरोक्रेसी तो हमारी बात मानती नहीं है और यहाँ पर काम करना सिर्फ जलालत का काम है, वो समझा देती राजेंद्र विदुड़ी को कि किसान की पगड़ी पर लात नहीं मारी जाती, और वो समझा देती राजेंद्र गुड़ा को जिन्होंने विधानसभा के अंदर ये कहा था कि महिला अपराध में, अत्याचार में काम नहीं हुआ है। तो समझाने के लिए जनता से पहले अपनी पार्टी के लोगों को समझा लेते कि क्या स्थिति रही 5 साल के अंदर, जिस तरह से भ्रष्टाचार, महिला अपराध और किसानों की कर्ज माफी के साथ ये लोग आए थे, वो उस लेवल पर पहुंच चुका है कि जनता निश्चित तौर पर इनको अब की बार क्या बीजेपी मान रही है कि जो ठीक है, ध्रुवीकरण की कोशिशें कामयाब हुई? राखी जी, देखिए अंजना जी, मैंने आपको बहुत सारे मुद्दे बताए, और उन मुद्दों में से एक मुद्दा जो है वो तुष्टीकरण भी है। जिस तरह से हमने कन्हैया लाल हत्या की बात करी, जिस तरह से रोड रेज की घटना जयपुर शहर में होती है, तो 1 घंटे के अंदर 50 लाख रुपए, संविदा पे नौकरी, एक डेयरी बूथ अलॉट किया जाता है, 7,500 रोड रेज की घटनाएं पहले भी हो चुकी है, लेकिन वहां पर भेदभाव वाला रवैया जो अपनाया जाता है, चाहे करौली दंगा हो या बारा दंगा हो, जिस तरह से ड्रिल मशीन से अलवर के मंदिर को तोड़ा, राम द्वारे को तोड़ा गया, ध्रुवीकरण नहीं, ये सच्चाई है लोगों के सामने लाने की, जो कांग्रेस पार्टी ने किया है। बहुत सारे मुद्दों के साथ में तुष्टीकरण भी एक मुद्दा है, और इसीलिए ऐसा हो रहा है कि जो लोग हैं वो बढ़ चढ़ के जो है मतदान में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अंजना जी, मैं जिस बूथ पर थी जहां मैंने मतदान किया, वहां पर भी महिलाओं की लाइन जो है वो पुरुषों से लंबी थी, तो मुझे देख के बड़ा अच्छा लगा कि महिलाएं भी आकर के बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रही हैं। और निश्चित तौर पे जिस तरह से पिछले 5 सालों में महिला अपराध में हमारे राजस्थान ने एनसीआरबी की रिपोर्ट में पहला नंबर स्थान पाया है रेप के केसेस में, महिलाएं जो है वो निश्चित तौर पे कांग्रेस पार्टी के जो लोग हैं, उनके जो कैंडिडेट्स हैं, उनको सबक सिखाएगी। ठीक है, आलोक जी इस पर आप जवाब दीजिए। अगर रिपोर्टर्स हमारे साथ जुड़े हुए तो मुझे इशारा कीजिएगा, अगर शरद है मैं उनसे भी एक जवाब लेना चाह रही हूँ। आलोक शर्मा जी जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं कि तुष्टीकरण मुद्दा है, वो लोगों के लिए मुद्दा है, कन्हैया लाल हत्याकांड नहीं रोक पाए, ये एक मुद्दा है, ये वो कह रहे हैं। मुझे लगता है कि आज उसी तरह की एक दुखद घटना सेम उसी तरह की उत्तर प्रदेश में भी हुई है, तो क्या योगी आदित्यनाथ को पूरा फेल मान लिया जाए? क्या पूरा उत्तर प्रदेश का चुनाव एक घटना पर होगा?
ये ध्रुवीकरण के इनके रास्ते हैं, लेकिन ये नहीं बताया कि एनआईए जांच कर रही है, उसने क्या किया। ये नहीं बताते हैं कि केंद्र सरकार ने कन्हैया लाल के परिवार के लिए कुछ नहीं किया, जबकि हमने उसके दोनों बच्चों को नौकरी भी दी और 50 लाख रुपया भी दिया। खैर, केवल पैसे देने से और उससे नहीं होता है। लॉ एंड ऑर्डर की जहां तक बात है, एनसीआरबी के आंकड़े तमाम राज्यों के उठा लीजिए और फिर कभी बैठकर चर्चा कर लेंगे। एफआईआर कंपलसरी यूपी में कर दीजिए और फिर आंकड़ों पर कब पूरी तरह से चर्चा कर लेंगे। पेपर लीक पर उम्र कैद की सजा पहला राज्य जो है वो राजस्थान है। अभी तक भी बीजेपी नकारात्मक प्रचार से बाहर नहीं आई है। इनका पूरा जो धरातल है वो नकारात्मक प्रचार से है। अभी राठौड़ मैडम ने पूरे अपने 3 मिनट के भाषण में एक बार भी ये नहीं बताया कि केंद्र सरकार ने राजस्थान के लिए क्या किया है जिसकी वजह से बीजेपी को वोट दे दिया जाए। पूरी तरह से मोदी साहब से लेकर तमाम मंत्री और सब लोग केवल और केवल नकारात्मक प्रचार के धरातल पर हैं, जबकि वहां पर जनता जो राजस्थान की है वो कह रही है 50% जीडीपी, 50% हमारा पर कैपिटा इनकम बढ़ गया, 19.5% जीडीपी ग्रोथ रेट बढ़ गई, मिल्क के प्रोडक्शन में हम नंबर 1 पर आ गए। राजस्थान पहला राज्य बनने जा रहा है जो कृषि पर जो एमएसपी है उसको कानूनी दायरा देने जा रहा है। फिर भी उसके बाद भी नकारात्मक प्रचार है। इस बार इनका नकारात्मक प्रचार पूरी तरह से फेल होगा। राजस्थान की जनता कांग्रेस की सरकार वापस लाने के लिए पूरी तरह से तत्पर है। जिस तरह से आज तमाम राज्यों से तमाम जिलों से, तमाम विधानसभाओं से जिस तरह की खबरें आ रही हैं, कांग्रेस पार्टी रिपीट कर रही है और पूर्ण बहुमत के साथ रिपीट कर रही है। अशोक और हिमांशु, जल्दी से आप दोनों से एक कमेंट पे लेना चाहती हूँ, उसके बाद मैं राखी जी आपके पास आऊंगी। अब अशोक, इस तरह की खबरें आई कि चाहे वो अलवर हो, अजमेर हो, कई जगहों पर बहुत भारी तादाद में मुस्लिम बहुल इलाकों में वोटिंग हो रही थी, फिर काउंटर कंसोलिडेशन उसका होता हुआ हिंदू कंसोलिडेट होकर वो भी भारी तादाद में निकलने लगे। क्या इस तरह की खबरों में दम है जिसकी वजह से हुआ ध्रुवीकरण? क्या है मतलब, क्या कन्हैयालाल हत्याकांड को लेकर बीजेपी की तरफ कोई जा रहा है या एक काउंटर कंसोलिडेशन आज के आखिरी दिन होता हुआ दिखाई दिया है? क्या आपको समझ में आ रहा है? देखिए अंजना, ध्रुवीकरण हो रहा है या नहीं हो रहा है ये तो जब नतीजे आएंगे तब पता चलेगा। सामने सामने अगर बात की जाए, बीजेपी हमेशा कोशिश करती है कि चीजों का हिंदुत्व की बात की जाए, मंदिर की बात की जाए, या ऐसी घटनाएं, कन्हैयालाल जैसी घटनाएं, इन तमाम चीजों को मेंशन किया जाए अपनी रैलीज में, अपनी जनसभाओं में, रोड शो के माध्यम से पब्लिक के बीच में एक मैसेज दिया जाए और हिंदू वोट बैंक को कंसोलिडेट किया जाए। हमेशा से देखा गया है। और जहां तक कांग्रेस की बात है, कांग्रेस इसका हमेशा से काउंटर करती रही है और कहीं ना कहीं मुस्लिम वोट बैंक पे उनकी नजर रहती है। तो दोनों तरफ से हमेशा से, चाहे वो राजस्थान का चुनाव है या दूसरे चुनाव है, कर्नाटका में भी बजरंग दल, बजरंग बली, ये तमाम मुद्दे आए, उसको लेकर के बीजेपी काफी एग्रेसिव हो गई थी। बजरंग दल पे जब पाबंदी लगाने की बात कांग्रेस के मैनिफेस्टो में हुई तो बजरंग बली उसमें पूरे कैंपेन में दिखाई दिया था। तो राजस्थान में भी ऐसी घटनाएं हुई हैं, उसको लेकर के पूरे कैंपेन में बीजेपी हो, कांग्रेस हो, अपने अपने तरीके से लोगों के बीच अपनी बात रखती रही है और कहीं ना कहीं ध्रुवीकरण की कोशिश करती रही है। अब कितना हो पाएगा, किसका असर कितने पे पड़ेगा, वो देखना होगा। लेकिन हमेशा से एक खास वोट बैंक के ऊपर हर पार्टी की, हर नेता की नजर रहती है और इस चुनाव में भी उस ढंग से दिखाई दिया। हर मुद्दे को अंजना हमेशा से कोशिश करती है हर पार्टी, कौन सा मुद्दा जनता को अपील करेगा और कौन सा मुद्दा कहाँ काम कर जाएगा, हर मुद्दे उठाने की कोशिश करती है। चाहे लोकल इश्यूज है, वो नेशनल इश्यूज हो, हर तरीके से जनता के बीच जाकर के तमाम पार्टियां अपनी बात रखती है ताकि वोटर को प्रभावित किया जा सके, एक समुदाय को, जाति को, वर्ग को एक प्रभावित करके वोट बैंक को अपनी तरफ खींचा जा सके। तो इस बार राजस्थान में भी ये भारी कोशिश हुई है। हर मुद्दे को दोनों पार्टियों की तरफ से उछाला गया है ताकि ध्रुवीकरण हो सके, जातीय आधार पर वोट लिए जा सके, जाति जनगणना की बात कमेंट आपसे लेते हैं। बिल्कुल अशोक। हिमांशु, देखिए वसुंधरा राजे, 2 मुद्दे उन्होंने खुद उठाए हैं। यहीं से महज 1 किलोमीटर की दूरी पर है हनुमान मंदिर, जहां पर 2008 में धमाका हुआ था। वो दूसरे हनुमान मंदिर में बैठ गए ये कहने के लिए कि मैं 80 दिए जला रही हूं उन परिवारों के लिए, इंसाफ के लिए, क्योंकि हाईकोर्ट ने आरोपियों को बरी कर दिया। वसुंधरा राजे की बात करते हैं। उन्होंने कुछ महीने पहले एक चिट्ठी निकाली अशोक गहलोत की कि देखिए, उन्होंने कहा है कि रमजान में मुस्लिम बहुल इलाकों में बिजली हमेशा रहनी चाहिए, लेकिन नवरात्र का व्रत जो रख रहे हैं उनके लिए उन्होंने कुछ नहीं किया है। एक वक्त में यूपी में शमशान कब्रिस्तान बोलने पर पीएम को आज भी कांग्रेस घेरती है। लेकिन क्या इस तरह के मुद्दे कनेक्ट करते हैं जिसकी वजह से वसुंधरा ने भी हिंदुत्व वाली रणनीति पर, पोलराइजेशन उसका एंड रिजल्ट हो, जो भी हो,
उन्होंने इस तरह के मुद्दों को खूब हवा दी है पिछले महीने। देखिए बिल्कुल, चाहे वो वसुंधरा राजे हों, उन्होंने भी उसी मैदान पर आकर बैटिंग करने की कोशिश की है, उसी पिच पर बैटिंग करने की कोशिश की है जिस पिच पर भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि ध्रुवीकरण का फायदा जो है उनको मिलता है। चाहे वो वसुंधरा राजे हो या बाबा बालकनाथ हो। अगर आप उनका एक वीडियो अभी वायरल होता है जिसमें उन्होंने कहा था कि देखिए, आप अब मौका आया है आपको सही समय पे सही चीज करने का, तो आप डरिएगा नहीं, इस बार आपको बताना होगा कि आपकी ताकत क्या है। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं वो ये चाहते हैं कि जो इश्यूज वो उठा रहे हैं वो तो ठीक है, लेकिन ध्रुवीकरण भी हो जाए। दूसरी तरफ इसी को लेकर कांग्रेस इसके काउंटर के लिए भी एक तैयारी की थी। मुझे आज किसी एक नेता ने ये भी बताया कि कांग्रेस की तैयारी है 3M की, मुस्लिम, मीणा और साथ ही साथ जो है वो माली समाज। यानी कि अगर गुर्जर नाराज है कांग्रेस से तो उसके बिल्कुल एंटी पार्टी जो है वो माली होती है, और वो अगर साथ आ जाएगी तो जो पीछे का जो गैप है गुर्जर वोट का उसको फिल किया जा सकता है। तो कहीं ना कहीं वो इस पर बैटिंग करना चाहती है कांग्रेस, और भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि उन इश्यूज को लेकर जो है आगे बढ़े। हिमांशु, अगर हम पूरे राजस्थान में माली समुदाय को देखें तो बहुत मिनिस्क्यूल जिसको कहा जा सकता है, अपने दर्शकों को बताते हैं। देखिए, माली समाज से ही आते हैं अशोक गहलोत। अब अगर आप टोंक सिटी ले लीजिए जहां से सचिन पायलट है, लगभग 30,000 के आसपास बताया जाता है वहां माली वोटर है। अब देखिए, अशोक गहलोत और आलोक जी, आप भी सुनिएगा, कुछ नंबर्स आपके सामने रख रही हूँ और ये नंबर्स एक्चुअल नंबर्स हैं, ये कोई इधर उधर की हवाई बात नहीं है। 30,000 के आसपास टोंक में भी है। अशोक गहलोत और सचिन पायलट की लड़ाई क्या बड़ी मुश्किल आपके लिए पैदा करेगी, और मैं वो तथ्यों के साथ रखती हूँ। देखिए, गुर्जर क्यों आखिर सचिन पायलट और उनके पिता का नाम ले रहे हैं, उनके पिता राजेश पायलट साहब, ताकि उनके साथ कांग्रेस ने इंसाफ नहीं किया। बीजेपी एक रणनीति के तहत ले रही है। 5% गुर्जर है, 40 सीटों पर उनका प्रभाव है। पिछली बार 2018 में उन 40 सीटों में आप लोगों को बड़ी बढ़त मिली थी। क्यों? क्योंकि गुर्जर ये मान रहे थे कि सचिन पायलट सीएम बनेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इस बार क्या वो गुर्जर जो मतदाता है वो जब ये जान गया है कि अगर कांग्रेस आती भी है तो गहलोत जी को तो कुर्सी छोड़ नहीं रही है। मैंने ये नहीं कहा कि गहलोत साहब कुर्सी नहीं छोड़ रहे, जो गहलोत जी कहते हैं कि मुझे कुर्सी नहीं छोड़ रही, तो गहलोत साहब को कुर्सी मिलेगी। तो क्या अगर वो कांग्रेस पार्टी से छिटक गए तो आपके लिए बहुत बड़ा सेटबैक नहीं होगा? 40 सीटों की बात है। क्या बीजेपी किसी गुर्जर को सीएम बनाने जा रही है? क्या बीजेपी ने किसी गुर्जर को सीएम डिक्लेयर किया है? क्या सचिन पायलट हमारी पार्टी में नहीं है? क्या सचिन पायलट नहीं बन सकते हैं, ऐसा किसी ने कहा है? मुझे नहीं लगता है। ये केवल और केवल देश के प्रधानमंत्री की एक सोच है कि जातियों में राजस्थान की जनता को बांटा जाए। आप उनके पिता तक पहुंच गए और आपने किस तरह से गुर्जर समाज को उद्वेलित करने का प्रयास किया। मोदी साहब, एक राज्य आप हार रहे हैं, हार जाएंगे तो क्या होगा? 30, 35, 40 राज्य आप 2014 के बाद हारे, लेकिन आप इस तरह से पोलराइजेशन अपनी पार्टी से करवाएंगे, इस तरह से जातिवाद को फैलवाएंगे, इस तरह से आप एक समाज को उद्वेलित करेंगे, तो ये पता चलता है कि बीजेपी ने पहले ही हार मान ली है। क्या आपको लगता है कि माली अगर अशोक गहलोत हैं तो पूरे माली समाज कांग्रेस को वोट दे देगा? कभी ऐसा नहीं होता है, वो भी बंटता है, और माली समाज में बहुत बड़ा तबका बीजेपी को वोट देता भी आया है। लेकिन गुर्जर समाज में भी ऐसा रहा है। क्या एक कोई ब्राह्मण मुख्यमंत्री अगर कहीं पर होता है तो क्या पूरा ब्राह्मण एक तरफ चला जाता है? मुझे नहीं लगता ऐसा होता है। अगर ऐसा होता हो तो हिंदू अगर मुख्यमंत्री हैं तो फिर तो हिंदू सारे एक ही तरफ चले जाएंगे। मुझे ऐसा नहीं लगता है। तमाम बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, और आज हर व्यक्ति सोचता है कि मेरा विकास कैसे होगा, मेरे आने वाली पीढ़ी का विकास कैसे होगा, मेरे राज्य का विकास कैसे होगा। क्या हिंदू मुसलमान कर देने से विकास होगा? अलवर का मुद्दा, मंदिर गिरा दिया। अरे भाई, कॉर्पोरेशन आपकी थी, 300 उसको मंदिर बताया। उनकी बातों का भी जवाब दीजिए। और साथ ही मेरा प्रश्न आपसे ये है कि आज जब बीजेपी के नेता शाम में एक दूसरे से मिल रहे हैं तो आप लोगों का कॉन्वर्सेशन क्या है, बातचीत आपस में क्या है? ध्रुवीकरण हो गया? दे ताली। देखिए, जिस तरह से हम लोगों ने सेंट्रल गवर्नमेंट की मदद से राजस्थान में जो काम किया है केंद्रीय नेतृत्व ने, प्लस जो सरकार की नाकामी है, और तीसरा हमारे संगठन के बूते पर
जिस तरह से संगठन के लेवल पर देखें तो कांग्रेस पार्टी हमारे साथ स्टैंड ही नहीं करती, क्योंकि राजस्थान के 52,000 बूथों पर पन्ना प्रमुख तक की हम लोगों ने जिस तरह की एक रूपरेखा रखी है, उसके मुकाबले कांग्रेस का संगठन कहीं स्टैंड ही नहीं करता। तो 3 चीजों पर, एक केंद्र सरकार की योजनाओं पर, दूसरा सरकार जो हमारी वर्तमान सरकार राजस्थान की उसकी जो विफलताएं उस पर, और हमारे संगठन के बूते पर हम लोग इन चुनाव में जा रहे हैं। और निश्चित तौर पर जब मिलते हैं तो जिस तरह का हम लोगों ने काम किया, जिस तरह से 5 साल सड़क से लेकर सदन तक इस सरकार की जो नाकामी थी वो जनता तक पहुंचाई, चाहे महिला अत्याचार हो, चाहे पेपर लीक हो, चाहे किसान कर्ज माफी हो, इन सभी मुद्दों को हमने प्रमुखता से सब जगह उठाया है। अभी मुझसे आलोक जी पूछ रहे थे कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या क्या काम किए, तो मैं बता दूं आपको कि 4 से 14 के बीच में राजस्थान में सिर्फ 1.5 लाख करोड़ रुपए सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से आए थे, और 14 से लेकर अब तक 9.5 साल के बीच में 8.5 लाख करोड़ जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट ने यहां पर दिए हैं। इसीलिए ये कारण है कि हमारे यहाँ पे 80 लाख किसानों को किसान सम्मान निधि दी जाती है, 85 लाख जो है वो टॉयलेट्स यहाँ पर बनाए गए, 46 लाख घरों के अंदर जल से नल पहुंचाए, 1.25 करोड़ लोगों ने आयुष्मान योजना के माध्यम से जो है वो बेनिफिट उठाया है। लगभग उज्ज्वला योजना में 70 लाख लोग ऐसे हैं जिन्होंने उज्ज्वला योजना में लाभ उठाया है। चलिए ठीक है, शौचालय हम लोगों ने 85 लाख बनाए। अब देखिए सिर्फ आधा घंटा बचा है, 33 मिनट टू बी एग्जैक्ट, और चुनावी प्रचार आप लोग इस डिबेट के जरिए मत कीजिए, क्योंकि अभी भी जनता वोट करने जा रही है। ओवरऑल जो वोटिंग परसेंटेज है उसके इर्द गिर्द हम लोग चर्चा करते हैं कि वो किस तरह का जो वोटिंग ट्रेंड आज लोगों का रहा है वो किस तरफ इशारा कर रहा है। देखिए ये बात तो तय ही है कि चाहे वो पिछली बार भी हो, जब कांग्रेस की सरकार बनी 100 सीटें वो ला पाए, आप लोग 73 सीट्स लेकर आए, लेकिन ध्रुवीकरण की रणनीति पर आपकी पार्टी राजस्थान में चल रही थी। राखी जी, आप इससे कैसे इनकार कर सकती हैं? तमाम मुद्दे ऐसे उठाए जा रहे थे जिसमें मुस्लिम तुष्टीकरण जब आप कह रहे हैं तो फिर आप हिंदू कंसोलिडेशन की तरफ ही तो अपनी कोशिश लगाते हैं। देखिए जी अंजनी जी, मैंने पहले भी कहा कि ये मुद्दा एक उन मुद्दों में से था जो हमने प्रमुखता से उठाया। हमने महिला सुरक्षा को भी बहुत प्रमुखता से उठाया, हमने किसान कर्ज माफी को भी बहुत प्रमुखता से उठाया। जिस तरह से भ्रष्टाचार हुआ, मुख्यमंत्री जो कार्यालय है उसके अंदर, सेक्रेटरीट के अंदर 2 करोड़ से ऊपर का अमाउंट, 1 किलो सोना मिला, तो ये मुद्दे भी इसके साथ थे। इन सभी चीजों को लेकर के हम लोग जनता के बीच में गए, उन्हें बताया कि किस तरह से आपसी सिर्फ फुटअव्वल में लगातार 5 साल से कांग्रेस पार्टी रही, आपस में नाकारा, निकम्मा, कोरोना, गद्दार, इस तरह के शब्दों का प्रयोग हुआ। और आलोक जी अभी कह रहे थे गुर्जर समाज के लिए, आप बताइए अंजना जी, जब ऐसे शब्दों का प्रयोग गहलोत जी ने किया, इनके कौन से बड़े नेता ने इन शब्दों का कंडेम किया? कभी इनके आला कमान सो कॉल्ड जो फर्स्ट फैमिली है, उनके किसी भी व्यक्ति ने इस बात को कंडेम नहीं किया कि जो शब्दों के प्रयोग किए गए उप मुख्यमंत्री के लिए, जो उस समय प्रदेश अध्यक्ष भी थे इनके, वो ठीक नहीं है। तो जिस तरह की चीजें हम बोल रहे हैं ग्राउंड पर भी तो अंजना जी वही है, राखी जी, तो ये चीजें तो होंगी, मैटर करेंगे। राखी जी, आपको उनकी लड़ाई तो दिखती है, लेकिन आपको बीजेपी के अंदर की गुटबाजी दिख रही है कि नहीं दिख रही है? अच्छा आप ही बता दीजिए कि मल्टी स्टारर फिल्म में कितने खेमे हैं? मैं भी देखूं, राखी जी को पता है कि नहीं पता है? प्रवक्ता अच्छी प्रवक्ताएं जयपुर से हैं, ये बताइए कि जो आपके गुट हैं, 5 बड़े गुट का नाम बता दीजिए। देखिए अंजना जी, मुझे लगता है एक लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंदर, लोकतांत्रिक पार्टी के अंदर किसी भी चीज पर अपना मत रखने का अधिकार होना चाहिए। लेकिन आपने देखा जैसे ही केंद्रीय नेतृत्व से कोई भी हमारे पास इंस्ट्रक्शंस आए, हमारे सभी नेता एक मंच पर, एक जाजम पर बैठ करके हमने काम किया। और मैं जिन शब्दों का प्रयोग कर रही थी अभी इनके लिए, वैसे किसने, हमारे जितने भी नेता हैं उन्होंने आपस में ऐसे खराब शब्दों का प्रयोग किया? बताइए ना। कभी पब्लिक प्लेटफॉर्म में आपने एक भी स्टेटमेंट बता दीजिए कि जब हमारे नेता ने हमारे ही किसी और नेता के लिए कुछ कहा हो। यहाँ तो सड़क पर लड़ाई है जिस तरह की, इसलिए कंपैरेबल नहीं है। अंजना जी, हमें, मुझे अच्छा लगता है कि हमारी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसने बहुत सारे नेताओं को डेवलप किया है। राजस्थान में हर वर्ग, हर क्षेत्र में हमारे पास में एक बड़ा छत्रप है, और अच्छी चीज है। किसी एक परिवार की तो पार्टी है नहीं ना कि हम उनका चरण बंधन कर लें और हो जाए। तो हम लोगों ने एक लोकतांत्रिक तरीके से हर क्षेत्र में लोगों को डेवलप किया है। हर एरिया के अंदर हमारे पास में बड़े नेता हैं जिनका पार्टी के लिए पॉजिटिव तरीके से किस तरह से उपयोग हो सकता है, ये पार्टी की जो नेतृत्व है वो तय करती है। तो मुझे नहीं लगता है कंपैरिजन से आप लोग इस तरह की बात करते हैं, अदरवाइज यहाँ कोई गुटबाजी नहीं है। केंद्र सरकार, केंद्र की तरफ से जैसे ही कोई आती चीज, हम लोग एक साथ मिलकर काम करते हैं। अंजना जी, गुटबाजी बीजेपी में कितनी है? बीजेपी के तमाम लीडर कि उनके अंदर की गुटबाजी पर ढक्कन लगा रहा। आपकी जो लड़ाई थी नेताओं की, वो सड़क पर आ गई, निकम्मा तक पहुंची। ऐसा नहीं, कोई सड़क पर नहीं आई। और उन्होंने अगर कोई पेपर लीक का मामला उठाया सचिन जी ने, तो स्वाभाविक है कि उसके ऊपर कानून बना और हम उसका स्वागत करते हैं। इनके यहाँ तो मंच पर जाने के लिए किस तरह से क्या हुआ है, सतीश पूनिया ने स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस दी हुई थी कि वसुंधरा जी का फोटो नहीं लगेगा, तमाम उनके कार्यक्रमों में वसुंधरा जी का फोटो तक नहीं लगा। लेकिन हम उनकी लड़ाई से कोई फायदा हमें हो, हम नहीं सोचते।
हमारी सकारात्मक सोच है। हमने जो काम किया है हम उस पर काम पर वोट मांगेंगे। हम झूठे आंकड़े नहीं देंगे। राजस्थान में 1.5 करोड़ मकान है और 85 लाख जो है वो टॉयलेट बीजेपी ने बना दिए। इसका मतलब पहले तो कभी टॉयलेट थे ही नहीं राजस्थान में। ये पूरी बीजेपी जो पर जो बाहर से लीडर्स गए और उन्होंने राजस्थान को बदनाम करने का काम किया, राखी जी भी उस हवा में बह गई है। राखी जी, ये दिल्ली वाले जो तमाम प्रवक्ता है ना, ये बहुत झूठ बोलते हैं, बड़े झूठे झूठे आंकड़े देते हैं और शुरुआत देखिए, मोदी जी आपके करते हैं। सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है आलोक जी। झूठा कौन है वो जनता बता देगी। जिस तरह से झूठ का एक पुलिंदा तो आप लोगों का मेरे पास ही रखा है। ये घोषणा पत्र है ना, एक झूठ का पुलिंदा, इससे बड़ा क्या चाहिए होगा अपन को। एक घोषणा पत्र तो ये झूठ का पुलिंदा, इसलिए आपके सर्टिफिकेट की जरूरत है। आप दोनों भी अलग जगह पर हैं, मैं तीसरी जगह पर हूँ। मैं तीसरी जगह पर हूँ। मुझे लगता है आज मेरी खातिर एक दूसरे के ऊपर चिल्लाना बंद कीजिए, अपनी अपनी बारे में बोलिए। आलोक जी बात पूरी कीजिए, फिर राखी जी फौरन आपसे ही जवाब लूंगी। तो तुरंत 2 लाख के करीब ये उस विधानसभा के पटल पर रखा। आप बताइए ना, संसद के पटल पर आपने क्या रखा? राजस्थान के कितने लोगों को आपने नौकरी दी? आप बताइए, उस पर श्वेत पत्र लाइए, आप वोट मांगिए। किसी ने मना थोड़ी ना किया आपके लिए। हमने कभी नहीं कहा कि भाई पेपर लीक हुआ तो बहुत अच्छी बात है। उसके ऊपर हमने सख्त कार्रवाई की, कानून बनाया। कौन सा राज्य है जिसमें पेपर आउट नहीं हुआ? गुजरात में 22 पेपर आउट हुए, कानून तो बनवा दीजिए वहां एक बार, हम स्वागत करेंगे। हम फिर सकारात्मक धरातल पर हैं। हम 10 रुपया बोनस देंगे, चिरंजीवी योजना में 25 से 50 लाख करेंगे। हम तमाम एक बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, अभी तक जो आंकड़े अब आए हैं राजस्थान में बम्पर वोट के, आलोक जी बम्पर वोटिंग के संकेत मिल रहे हैं। शाम 5 बजे तक 68.24% यानी कि 68.24% वोटिंग हुई है। मुझे लगता है पिछली बार के आंकड़े थे लगभग, अगर ये शाम 5 बजे तक है, आखिरी घंटे में कितनी वोटिंग होती है, 70 के कितना ऊपर वोटिंग परसेंटेज जाता है, इस पर सबकी नजर रहेगी। राखी जी, अब जितना आपको जवाब देना है उनकी बातों का, उन्होंने गुटबाजी का उदाहरण दिया और वो कह रहे हैं कि हम लोग विधानसभा में बता रहे हैं हमने क्या काम किया, जनता को बता रहे हैं। आपने क्या क्या बताया? देखिए, जिस तरह से विधानसभा के अंदर लाल डायरी भी जनता ने देखी, किस तरह से आई। विधानसभा के अंदर राजेंद्र गुडा ने महिला अपराध की बात करनी चाहिए तो बात करने नहीं दी थी। विधानसभा का ही जवाब है इनका कि 19,500 से ऊपर किसानों की कर्ज जो जमीन है वो कुर्क हो गई है। विधानसभा का ही जवाब है कि 2,000 से ऊपर किसान जो है उनकी बेरोजगारी, उन्होंने जो है वो आत्महत्या कर ली है। तो इस तरह के जो डेटाज आप दे रहे हैं। और आलोक जी देखिए, जन संघर्ष यात्रा सचिन पायलट जी ने कब निकाली थी? आपके जो पेपर लीक के लिए कानून है उसके 1 साल बाद, आपके कानून बनने के बाद में कांस्टेबल भर्ती, जेईएन भर्ती, वन रक्षक भर्ती और सेकंड ग्रेड टीचर की भर्ती लीक हुई। अंजना जी बताइए, ऐसे कानून का क्या फायदा जिसके आने के बाद में ये 4 मुख्य परीक्षाएं जो है वो राजस्थान में लीक हो गई। और इसीलिए जन संघर्ष यात्रा में सचिन पायलट जी ने युवा बेरोजगारों के पैरों के छालों की कसम खाई थी, लेकिन वो कसम ना जाने कहां चली गई इस पूरे के पूरे प्रकरण के अंदर। लेकिन पेपर लीक के लोग, जिसमें बाबूलाल कटारा, गोपाल केसावत आपके ही लोग थे, राजीव गांधी स्टडी सर्कल के लोगों का नीट के पेपर लीक के अंदर जो है इन्वॉल्वमेंट पाया गया। तो जिस तरह की चीजें राजस्थान में है आलोक जी, यहाँ के लोगों ने देखा है और इसीलिए सचिन पायलट जी जनसंघर्ष यात्रा के माध्यम से निकले थे, लेकिन बाद में ना जाने क्या सेटिंग हुई, उसके बाद बैकफुट पर आकर के आज आपके साथ खड़े हैं। पोस्टर्स की बात करते हैं तो अंजना जी, आपने भी देखा होगा कैसे जो इनका पिंक कलर का पोस्टर है उसमें कभी तो डोटासरा जी गायब होते हैं, एक सिंगल वन मैन शो, यहाँ तक कि पंजे का निशान भी नहीं था इनके पोस्टर्स के अंदर, तो सिर्फ मुख्यमंत्री जी का निशान था, उनकी फोटो थी, उसके अलावा कुछ भी नहीं था। उसके बाद ग्रेजुअली धीरे धीरे, और कल मैंने देखा कि फाइनली सचिन पायलट जी पर भी आ गए हैं। तो जिस तरह से हार समझ में आ रही है, मुख्यमंत्री जी का बॉडी लैंग्वेज देख लीजिए, उनको समझ में आ गया है कि इस बार भी पहली बार की तरह जनता जो है उनको एक्सेप्ट नहीं करेगी, पूरा रिजेक्ट, डिलीट करेगी इस पूरी सरकार को राजस्थान की जनता। ये दो शब्दों से वोटिंग वाले दिन कोई नहीं बच सकता। बॉडी लैंग्वेज देखिए, चलिए बॉडी लैंग्वेज भी देख लेंगे। अल्टीमेटली तो देखिए, गहलोत साहब और सचिन पायलट एक साथ ही चुनाव लड़ रहे हैं। आप उनकी गुटबाजी में गोविंद सिंह डोटासरा सबको एक एक करके गिनवाइए, वो आपकी पूरी लिस्ट लेकर आएंगे। जनता ने फैसला कर लिया है, अब तो सिर्फ 25 मिनट का वक्त बचा है, जिसके बाद मतपेटियां सील और उसके बाद से 3 दिसंबर का इंतजार रहेगा जब चुनावी नतीजे सामने आएंगे। अभी तेलंगाना में वोटिंग जरूर बाकी है। कंक्लूडिंग रिमार्क्स अब आप दोनों से लेते हुए, देखिए, इस बात की स्वीकारोक्ति आपको करनी होगी आलोक जी कि राजस्थान में एक रिवाज भी रहा है और सत्ता परिवर्तन का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इसी जयपुर में रोड शो किया था और उन्होंने कहा बीजेपी हमारा उम्मीदवार है। जब आप बीजेपी के पोस्टर बैनर यहाँ पर देखेंगे, बीच में मोदी जी की तस्वीर है, वसुंधरा राजे भी है, सीपी जोशी भी है, जेपी नड्डा भी है, 4-5 चेहरे हैं।
जबकि अगर आप कांग्रेस पार्टी के पोस्टर्स देखिए तो पहले एक फेज था जिसमें राहुल जी के साथ अशोक गहलोत जी की फोटो थी, और अब आज जो विज्ञापन अखबारों में छपा है उसमें सिर्फ अशोक गहलोत जी की है, एकदम स्टैम्प के साइज की छोटी छोटी पिक्चर्स, बाकी बड़े नेताओं की है। ये क्या बताते हैं? देखिए, मुझे लगता है कि 5 वर्ष जिस मुख्यमंत्री ने काम किया है, स्वाभाविक है कि हम देश और राजस्थान की जनता को गुमराह नहीं करना चाहते। ये लोग गुमराह करना चाहते हैं। ये तो कह रहे हैं ये भी मुख्यमंत्री हो सकता है, ये भी हो सकता है, इसके भी बिल्ली का भाग खच्ची का फूट सकता है, इसका भी फूट सकता है। हम कह रहे हैं कि हमने 5 साल काम किया, अशोक गहलोत जी मुख्यमंत्री थे, उनका ये चेहरा है, अगर आपको काम अच्छा लगा तो हमें वोट दीजिए। हम झूठे आंकड़े तो नहीं प्रस्तुत कर रहे। जैसे अभी राखी जी ने कहा कि आत्महत्या में इतनी आत्महत्याएं हो गई। अरे 2016 के बाद तो एनसीआरबी ने किसानों की आत्महत्या के आंकड़े ही बंद कर दिए, क्योंकि वो आंकड़े केवल केंद्र सरकार देती थी। पता नहीं कहां से ये लोग कहां से आंकड़े लेकर चले आते हैं। खैर, समय कम है, 25 मिनट लगभग बचे हैं। ओपीएस हो, 10 रुपया चाहे लीटर दूध का बोनस हो, चाहे चिरंजीवी योजना हो, चाहे एमएसपी की गारंटी हो, एक तरफ हमारा पॉजिटिव कैंपेन है और एक तरफ ध्रुवीकरण और नकारात्मक प्रचार है। राजस्थान की जनता हमें स्वीकार करेगी, हमें पूरा भरोसा है कि हमें आशीर्वाद मिल चुका है और बीजेपी इस बार 25 मिनट में 25 मिनट नहीं कर पाए, अगले 25 मिनट भी नहीं बचा है आलोक जी। अब जनता ने कर दिया। जल्दी से राजवर्धन सिंह राठौर से हमारे सहयोगी शरद ने बात की है, वो सुना देते हैं, फिर आ रही हूँ राखी जी, कंक्लूडिंग रिमार्क आपसे मिलूंगी। राजवर्धन सिंह राठौर सांसद थे, जोटवाड़ा से चुनावी मैदान में विधायकी के उतार दिया बीजेपी। सुन तो किस तरह से यहाँ पर क्या चल रहा है जिसके लिए आपको इस तरह से विरोध करना पड़ा? देखिए, सबसे पहले तो राजस्थान के अंदर और जोटवाड़ा में प्रचंड जीत हो रही है भारतीय जनता पार्टी की। अब उस गलत तरीके से जब आप चुनाव के अंदर अपना जो मत प्रतिशत बढ़ाना चाहते हैं तो वो कानूनन गलत बात है। ये देखिए, ये फर्जी कार्ड है, इलेक्शन कमीशन का फर्जी कार्ड है। ये यहाँ का नहीं है, लेकिन ये शहर का है। ये हमारे कार्यकर्ताओं ने पकड़ा था। और यहाँ पर क्या हुआ, ये सिवार में मेरे को मैसेज आया कार्यकर्ताओं का कि यहाँ पर लोग दूसरों के नाम पर वोटिंग कर रहे हैं और कोई चेकिंग नहीं हो रही। कंप्लेन करने पर हमारे कार्यकर्ता को पकड़ के पुलिस ने गाड़ी में डाल दिया। पुलिस पूरी अनदेखी कर रही। सो जब मैं यहाँ पर आया तो देखा कि मेरे सामने एक फर्जी वोट पड़ा, उसका वीडियो हमने बना दिया है और वो वीडियो है आपको शायद मीडिया में मिल जाएगा। तो आप देखिए कि मेरे आने के बाद में फर्जी वोट सामने पड़ रहा है, तो ये तो कमाल ही हो गया। तो क्या पुलिस नहीं देख रही है? तो हमने, पुलिस में एक अधिकारी है, वो शायद या तो भविष्य में नेता बनना चाहते हैं, शायद अभी से पुलिस की वर्दी में नेता है। मैं सभ्यता के कारण उनका नाम यहाँ नहीं लेता। उन्होंने हमारे कार्यकर्ताओं को इस तरह की भी धमकी दी कि देख लेना, मुझे यहाँ पोस्टिंग करके देख लेना, वहाँ पोस्टिंग करके देख लेना। खैर, वो अलग बात है, उसको बाद में देखेंगे। हम सभ्य हैं और हम नाम नहीं लेते उनका। लेकिन ये है पुलिस के अंदर रहकर पुलिस को बदनाम करने वाले लोग, जो राजनीति के अंदर ज्यादा घुसे हुए हैं और अपने कानून व्यवस्था के अंदर कम। सिवार के अंदर जो मसला हुआ, हमने उसको इलेक्शन कमीशन के सामने रेज कर दिया है। हम जीत रहे हैं, लेकिन ये फर्जीवाड़ा नहीं होना चाहिए। तो राजवर्धन सिंह राठौर को आप सुन रहे थे। कई लोग ये भी मानते हैं कि चाहे वो दिया कुमारी हो, जो विद्याधर नगर से इसी जयपुर की 19 सीटों में से एक पर लड़ रही हैं, जो जोटवाड़ा से लड़ रहे राजवर्धन सिंह राठौर, ये सभी जो सांसद थे और विधायकी के चुनाव में उतारा गया है, इनमें से कोई भी सरप्राइज कैंडिडेट हो सकता है अगर बीजेपी जीतती है तो। राखी जी, उनकी तमाम बातों का जवाब दीजिए। और अंत में, अगर वाकई आपको लगता है कि राजस्थान की जनता ने बीजेपी की तरफ अपना झुकाव इस वोटिंग में दिखाया है, तो ये तो कहा ही जाएगा कि मतलब ये रिवाज है, यहाँ तो बदल ही देते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आलोक शर्मा जी ने जो बातें कही, ये सब जो मैंने आंकड़े पेश किए आलोक जी, ये विधानसभा की पटल पर सरकार ने रखे थे और इसीलिए मैं जनता के सामने इनके सारे आंकड़ों को रख दी। दूसरी बात, ओपीएस की बात कर रहे थे। ओपीएस की ब्रांड एम्बेसडर राजकुमारी जैन को भी आप पूरे लाभ नहीं दे पाए, इसलिए बाकी जनता को कोई उम्मीद नहीं है कि आप दे पाएंगे। एमएसपी की बात करते हैं तो बाजरा खरीद तो हम कर नहीं पाए राजस्थान की अब तक 5 सालों में, जो कि हमारा मुख्य प्रोडक्ट था। लेकिन अब वादा कर रहे हैं आगे नई घोषणाएं की जा रही है, लेकिन पुराने वादों का क्या हुआ उसके बारे में कोई डिटेल देने को सरकार तैयार नहीं है। और जिस तरह से आपने मुझे कहा कि आगे चल के हम लोग, जिस तरह से हमको लोगों का जो है विश्वास मिलेगा। आप देखिए अंजना जी, 2013 के अंदर
जो वोट परसेंटेज का डिफरेंस था वो 12% का था कांग्रेस और बीजेपी का, और 2018 में 0.5% से हम लोग जनता का समर्थन पाने से रह गए थे। तो बहुत कम डिफरेंस उस समय भी था, और आप देखिएगा अब की बार फिर हम वो 12% का डिफरेंस पा करके जनता का विश्वास जो है वो राजस्थान में अर्जित करेंगे। विजय विद्रोही हमारे साथ जुड़ गए हैं, काफी देर से उनके कनेक्शन में कुछ दिक्कत आ रही थी। विजय, आपके सोर्सेस क्या कह रहे हैं पूरे राजस्थान में जो वोटिंग का ट्रेंड रहा है? कुछ कह रहे हैं पोलराइजेशन हुआ देखा गया, कुछ नंबर ज्यादा बता रहे हैं, क्या समझ में आ रहा है? देखिए, एक चीज तो मैं क्लियर कर दूं कि कोई बम्पर वोटिंग इस समय नहीं हुई है। पिछली बार 3 बजे तक 59% वोटिंग हुई थी, इस बार 3 बजे तक 55% वोटिंग हुई है। पिछली बार 5 बजे तक 74% वोटिंग हुई थी, क्योंकि 5 बजे तक की ही वोटिंग थी। इस बार 5 बजे तक 68% वोटिंग हुई है। तो इस हिसाब से माना जा रहा है कि पिछली बार जो 74.06% वोटिंग थी, इस बार मामूली सी बढ़ सकती है, हो सकता है ये 75 के आसपास पहुंच जाए। आज 6 बजे तक है, पिछली बार 5 बजे तक थी। और दूसरा ये है कि महिला वोटर बड़ी संख्या में निकली और सुबह से निकली है। आमतौर पर महिलाएं दोपहर बाद निकलती हैं। तीसरा, जहां पर ध्रुवीकरण हुआ है वहां पर रिवर्स ध्रुवीकरण भी देखा गया है और वहां पर वोटिंग परसेंटेज बहुत ज्यादा हुआ है। चौथा, जहां पर स्ट्रांग बागी खड़े हैं जिनकी जीतने की संभावनाएं ज्यादा है, वहां वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है। जो फंसी हुई सीटें हैं कांग्रेस और बीजेपी के बीच, जहां तगड़ा मुकाबला है, वहां पर वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है। तो कुल मिलाकर ये पिछली बार से थोड़ा सा नजारा अलग है। यहां देखना दिलचस्प होगा कि महिलाएं क्या 7 गारंटी के नाम पर वोट देने आई हैं या फिर प्रधानमंत्री के चेहरे के नाम पर वोट देने आई हैं। ये जब नया आंकड़ा सामने आएगा लेटेस्ट, तभी हम इसका आंकलन कर पाएंगे। 3 दिसंबर को फिर आकलन करेंगे। अब आप दोनों का बहुत धन्यवाद, आलोक जी, राखी जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल आपको बता दें, अभी भी लगभग 17 मिनट बाकी है। अगर आप राजस्थान में जरूर अपना वोट डालिए। नजर हमारी इस खबर पर बनी हुई, देखते रहिए आज तक।